तो लास्ट क्लास में हमने वर्क्स ओवरहेड वाले आइटम को पूरी तरह से समझ लिया था और उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया था। तो आज हमको स्टार्ट करना है अपना सिक्स्थ आइटम से, जिसका नाम है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए आइटम नंबर 6, ग्रॉस ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, और इसे आप हाईलाइट कर लेना। पहले लिखते हैं को कॉन्सेप्ट, फिर समझते हैं। तो लिखिए पहले, इट इज द टोटल ऑफ it is the total of prime cost. It is the total of prime cost and factory overheads and factory overheads। मतलब ग्रॉस वर्क कॉस्ट क्या है? ग्रॉस वर्क कॉस्ट टोटल है, किसका टोटल है? प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री ओवरहेड्स का। प्राइम कॉस्ट क्या है? अभी हमने देखी थी फॉर्मेट में। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ देंगे, डायरेक्ट लेबर को जोड़ देंगे, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाती है। और अगर प्राइम कॉस्ट के साथ हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी जोड़ दें, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब जो 5 नंबर वाला आइटम था जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उसको जोड़ दें इससे ऊपर वाला आइटम, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट encompasses it encompasses the direct material, direct labor, and comma direct expense, direct expense and factory overheads, and factory overheads on all the units, on all the units, whether these are finished goods, whether these are finished goods, मतलब ब्रैकेट में एफ जी लिख लेना, फिनिश्ड गुड्स, और वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में WIP। मतलब वही, इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट का? इसका मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर जोड़ दिया जाए वही सेम प्राइम कॉस्ट को इसने बांट दिया है। प्राइम कॉस्ट का मतलब यही तो होता है, तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो वही कह रहा है, लेकिन किस पे? इसका मतलब क्या था, किस कौन सी यूनिट्स पे होता है? ऑन ऑल यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, सारी ही यूनिट्स का प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स, भले ही वो सारी यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स हों या फिर वर्किंग प्रोग्रेस है, मतलब कि पूरी बन चुकी हों या बनने की प्रोसेस में हो, तो उन उन सारी यूनिट्स का प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो जाता है? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो इसमें इतना ही था। आप लिखिए सेवंथ आइटम, नेक्स्ट, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। पहले लिखते हैं इसका, नीचे लिखिए, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स, it represents the cost of it represents the cost of closing WIP
क्लोजिंग WIP of previous period of previous period, that means which is existing as on first day, as on first day of the relevant period, first day of the relevant period। मतलब नीचे समझते हैं। WIP क्या होता है? WIP हमारी इन्वेंट्री तो होती है। इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले मान लो रॉ मटेरियल हो, है ना। मैं एक बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल से क्या होता है, वो WIP बनता है। फिर WIP से क्या बनता है? फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो ये क्या है? तीनों हमारी, ये हमारी इन्वेंट्री तो है ना। अब उसके बाद अब हम WIP के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि WIP में ओपनिंग WIP क्या है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल बनाना है 1 अप्रैल से हमको 30 अप्रैल तक हमको कॉस्ट शीट बनानी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमको क्या बनानी है? कॉस्ट शीट। तो इसमें डब्ल्यू ओपनिंग WIP क्या होगा? ये वाला जो 1 अप्रैल पे होगा, जो 1 अप्रैल पे होगा वही तो ओपनिंग WIP होगा। अभी WIP जो ओपनिंग वाला है वो कहाँ से आया? ऊपर पढ़िए पहले। इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। ये WIP जो ओपनिंग वाला है वो कहाँ से आया? जो ये वाला पीरियड होगा उसके लास्ट में क्लोजिंग जो WIP बनेगा, मतलब 31 मार्च वाले दिन लास्ट प्रीवियस जो पीरियड था उसमें जो क्लोजिंग WIP बचेगा वही तो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या होता है, ये क्लोजिंग WIP की कॉस्ट है कौन से वाले पीरियड की? प्रीवियस वाले पीरियड की। मतलब इसमें 31 मार्च को अगर कोई क्लोजिंग WIP बच गया, अगर 31 मार्च को अगर कोई क्लोजिंग WIP बच गया तो वो अगली 1 अप्रैल में जाके ओपनिंग ही तो बन जाएगा। तो उसी की कॉस्ट होती है। वो बता रखा है कि ओपनिंग WIP क्या है, विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, जो कि बाद में जाके क्लोजिंग WIP 31 मार्च बाद में जाके फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट पीरियड ही बन जाता है। वो मतलब 1 अप्रैल बन जाता है। तो इसका मतलब ये था। तो हमको इसमें ये लिखना था, बाकी क्वेश्चन हमको खुद देगा इसका क्या है कि ओपनिंग ये है क्लोजिंग ये है। तो इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। उसके बाद अब ओपनिंग WIP हो गया, उसके बाद 8th लिखिए क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP और हाईलाइट कर लेना। लिखते हैं पहले। इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP ऑफ रेलिवेंट पीरियड। क्लोजिंग WIP ऑफ रेलिवेंट पीरियड मतलब अगर हम 1 अप्रैल से हमारा 30 अप्रैल तक हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो रेलिवेंट पीरियड हमारा यही हो गया। तो इसी रेलिवेंट पीरियड की क्लोजिंग WIP यहाँ पे जो बच जाएगी उसकी कॉस्ट। क्लोजिंग WIP मतलब यहाँ पे जो WIP बच जाएगी उसकी कॉस्ट को क्या कहते हैं? हम क्लोजिंग WIP कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? रेलिवेंट पीरियड। मतलब इसलिए रेलिवेंट पीरियड मतलब जिस पीरियड में हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल हो गया। और ऊपर क्या लिखा था? प्रीवियस पीरियड। मतलब हमारा अगर ये रेलिवेंट पीरियड था तो उसका प्रीवियस पीरियड यहाँ पे। तो ये था प्रीवियस पीरियड और रेलिवेंट पीरियड। तो एक बार समराइज करके बताता हूँ कि ओपनिंग WIP क्या है। अगर जो प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग बन जाता है। और क्लोजिंग WIP क्या है?
और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वही उसी पीरियड का जो लास्ट में डब्ल्यूआईपी बचा है उसकी कॉस्ट ही क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो जाती है। उसके बाद उसके बाद हमको नोट लिखना है एक, इसी के अंदर नोट नोट फॉर 7 and 8 कंबाइंड, मतलब हमें 8 वाले पॉइंट के लिए और 7 वाले पॉइंट के लिए दोनों के लिए नोट है। ये 7 और 8 पॉइंट जो हमने लिखा है अभी उन दोनों के लिए नोट है। तो क्या नोट है लिखिए, लिखिए डब्ल्यूआईपी रिप्रेजेंट्स WIP represents the units which are not which are not fully complete, which are not fully complete. So their cost is to be their cost is to be adjusted in such a manner in such a manner that we get the cost of only the finished units। उसके बाद नीचे लिखिए कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक और लिखना है इसके नीचे लाइन, वो लिखिएगा पहले। कॉस्ट ऑफ WIP shall be governed by question shall be given by the question. However, however, it can be computed also. It can be computed also, and it is computed as per percentage of completion method। और एक बार इसके नीचे ब्रैकेट में डाल के लिख लेना, वी विल स्टडी it in detail in chapter process costing। process costing तो लिख लीजिए पहले यहाँ तक। तो अब समझते हैं क्या कह रहा है। नोट मतलब WIP represents the unit which are not fully complete, so their cost is to be adjusted in such a manner that we get the cost of only the finished units। मतलब नीचे समझते हैं। सबसे पहली बात, हम कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए, और हमारा जो भी प्रॉफिट है, हमारी जो भी सेल्स है वो निकालने के लिए। कॉस्ट शीट क्यों बनती है? कॉस्ट शीट कॉस्ट निकालने के लिए तो बनती है। उसके बाद हमने लिखा भी था फॉर्मेट में, लास्ट में सेल्स लिखा था, फिर कॉस्ट निकला था सेल्स का, फिर हमने माइनस करा तो प्रॉफिट निकला था। तो ये किसका प्रॉफिट, किसकी कॉस्ट है? ये फिनिश्ड गुड्स की तो है। सेल किसकी होती है? फिनिश्ड गुड्स की। पूरा सामान तैयार बन जाएगा तभी तो सेल होगी। कॉस्ट हम किसकी निकाल रहे हैं यहाँ पे? फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं। फिर कॉस्ट निकालेंगे फिनिश्ड गुड्स की, फिर हम उस पर अपना प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर उसका सेल आ जाएगी। तो ये सारा काम जिसका हो रहा है वो फिनिश्ड गुड्स का हो रहा है। अब ठीक है, फिनिश्ड गुड्स का हो रहा है तो क्या, तो ये
कि ऊपर हमने क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड। तो इन सब में खुद सोचना आप, इन सब में फिनिश गुड्स की भी कॉस्ट होगी। हाँ, इन सब में WIP मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस की भी कॉस्ट होगी। तो हमको तो सिर्फ फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट निकालना है, सेल्स। तो इसलिए हमको WIP को हटाना पड़ता है। इसलिए WIP को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अब वो कैसे हटाते हैं, वो ऐसे हटाते हैं कि हम प्लस कर क्या कर लेते हैं, ओपनिंग WIP, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग WIP। अब इससे क्या इफेक्ट होता है, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपनिंग WIP है 500। हमारे पास ओपनिंग कितनी है, 500। और हमारे पास क्लोजिंग कितनी है, मतलब कितनी बची है हमारे पास, मान लीजिए 300। तो अगर हमने ये करा तो हमारा आंसर क्या आया, 200। अब इसका मतलब जानते हैं कि हमने प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या है। हमारे पास थे कितने शुरुआत में, मानते कि 1 अप्रैल में हमारे पास 500 थे WIP। अब क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग मतलब कितने बचे हमारे पास कितने बचे, 300 बचे। 500 हमारे पास थे WIP की, 300 हमारे पास बचे। तो इसका मतलब क्या है, जब 500 यहाँ पे थे और हम करते 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 पूरा महीना, फिर कितने बचे, 300 बचे। इसका मतलब क्या है कि 200 फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट हो गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि 200 फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। और हम कॉस्ट शीट बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा 200 आ गया फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट। हमको चाहिए तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट ना। तो ये करने के बाद हमारा 200 यूनिट्स, एक सेकेंड, ये करने के बाद हमारी 200 यूनिट्स आ गई जो कि फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट है। हमको फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट ही चाहिए। तो क्या कैसे करा हमने, हमारे पास शुरुआत में 500 थे, फिर हमारे पास करते करते पूरा महीना कितने बचे, 300 बचे। तो हमारे पास 500 WIP थी, बची 300। इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि 200 फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी। तो हमको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट ही चाहिए 200। तो ये करके हमारा फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट ही आ गई 200। तो ये चीज़ थी, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। तो ये करने से क्या होता है, ये करने से हमारा फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको कि WIP रिप्रेजेंट्स द यूनिट्स विच आर नॉट फुली कंप्लीट, सो देयर कॉस्ट विल बी एडजस्टेड। इसलिए उनकी कॉस्ट करनी पड़ती है एडजस्ट। कैसे, डेट वी गेट द कॉस्ट ऑफ ओनली द फिनिश्ड गुड्स। हम ऐसे एडजस्ट करेंगे उनको कि हमको सिर्फ फिनिश गुड्स की कॉस्ट मिले। तो 200 हमारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से एडजस्ट करने के बाद। अब कॉस्ट ऑफ WIP इज गिवन बाय द क्वेश्चन। जो कॉस्ट होगी WIP की, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, वो क्वेश्चन देगा हमको। लेकिन हाउएवर इट कैन बी कंप्यूटेड ऑल्सो, इसको हम निकाल भी सकते हैं। एंड इट इज कंप्यूटेड एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। एक मेथड होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, उसकी मदद से जो है हम WIP की कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन वो यहाँ इस चैप्टर में नहीं है। वी विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। जो एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, हम उसमें जो है ये वाला मेथड पूरी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको, इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर में WIP की कॉस्ट जो है हमको गिवन ही होगी। तो ये जो है 8th नंबर का पॉइंट या 8th आइटम हमारा कंप्लीट हो गया। सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लोजिंग WIP। तो काफी सही सही आइटम था ये वाला। तो लिखिए अब नेक्स्ट, वर्क्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, 9th आइटम, वर्क्स कॉस्ट। इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले, लिखिए, इट इज द नेट वर्क्स कॉस्ट। इट इज द नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद इट इज द वर्क्स कॉस्ट ऑफ, it is the works cost of finished goods only. It is the
वर्क्स कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज द ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट एडजस्टेड फॉर WIP। और वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कॉस्ट जो शीट बनाई थी उसका फॉर्मेट उसमें भी लिखा था, क्या था, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। तो लिखिए पहले इतना, लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, हमने ऊपर क्या लिखा था, एक बार देखना जरा ऊपर जाके। हमने ऊपर लिखा था ग्रॉस, वर्ड्स पे फोकस करना, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है टोटल सब चीज की। और हमने लिखा भी था यहाँ पे ऑन ऑल द यूनिट्स वेदर दे आर फिनिश्ड गुड्स और WIP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि फिनिश्ड गुड्स की भी और WIP की भी, दोनों की। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मतलब कि दोनों का, कि दोनों को क्या, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन लेकिन वर्क्स कॉस्ट क्या है, वर्क्स कॉस्ट है नेट। मतलब हमको किसकी चीज चाहिए थी, हमको हमको चाहिए था बस फिनिश्ड गुड्स का, है ना। हमको अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट। तो ये नेट है, मतलब इसमें WIP नहीं है, इसमें सिर्फ फिनिश्ड गुड्स है। और वो कैसे आता है, अभी जो हमने एडजस्टमेंट करी थी, हमने बताया, हमने सीखा था ना कि कैसे होता है, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट रह आती है। तो तो इट इज द नेट वर्क्स कॉस्ट, मतलब ये नेट है, इसमें WIP नहीं है। मतलब WIP एडजस्ट हो गई है, जो भी फिनिश्ड गुड्स होंगे ओनली उसकी है। इट इज द वर्क्स कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। ये सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की वर्क्स कॉस्ट है। अभी वर्क्स कॉस्ट क्या है तो हमने पढ़ लिया ना, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये होता है ये चीज। वर्क्स ओवरहेड्स हमने, सॉरी, वर्क्स कॉस्ट हमने पढ़ लिया ना ऊपर। ग्रॉस वर्क कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिला के जो होती है वो। लेकिन वो किसकी होती है, ग्रॉस, ग्रॉस होती है WIP की भी और फिनिश गुड्स की भी। लेकिन सिर्फ वर्क कॉस्ट क्या होती है, नेट, मतलब वो सिर्फ फिनिश गुड्स की होती है। तो इसको दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि ग्रॉस वर्क कॉस्ट एडजस्टेड फॉर WIP, जिसमें WIP क्या हो सका, एडजस्ट हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला क्या, कैसे निकलेगा, वही ग्रॉस वर्क कॉस्ट, हमको एडजस्ट करना है ना हमको। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। देखो अल्टीमेटली तो आपको ये सब फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। लेकिन एट द एंड आपको फॉर्मूले तो देखो लर्न करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये वर्क कॉस्ट हो गया पूरा। उसके बाद टेंथ टेंथ आइटम, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। लिखिए, टेंथ आइटम, इसमें ना नेट को हाईलाइट कर लेना, नेट, टेंथ टेंथ आइटम लिखिए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। वैसे ही कॉस्ट जो है वो नाम से पता चल रही है किस चीज़ की कॉस्ट है। पहले लिखते हैं इसको, लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट incurred to maintain the, incurred to maintain the quality and to perform various quality control
procedures to perform various quality control procedures। है ना, ये तो नाम से समझ आ रहा है क्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये किसको इसका मतलब कौन सी कॉस्ट है, इसका मतलब वो कॉस्ट जो कि इनकर हुई है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी है, उसका मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट, टू परफॉर्म वेरियस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, मतलब हमको क्वालिटी को कंट्रोल करना है, क्वालिटी उसको मेंटेन करना है, तो उसके कोई प्रोसीजर है, कोई प्रोसेस होगा उसको करने के लिए। अगर हम फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है किसको करने का, क्वालिटी को कंट्रोल करने का प्रोसेस है, तो हमको ये करना है, तो इसमें जो कॉस्ट लगेगी वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो जाएगी, तो नाम से ही क्लियर है। उसके बाद अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी उसको लिखते हैं। तो लिखिए, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे लिखेंगे वो सारी कॉस्ट इसमें आ जाएंगी। तो लिखिए पहला, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, मतलब वो सारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, वो सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए लगे हैं, पे करें हैं। सेकंड, सैलरी पेड टू, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है, लोग तो होंगे ही ना जो ये काम करेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करेंगे, तो उन स्टाफ को जो भी हमने सैलरी पे करी है वो भी जो है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आ जाएगी। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो है उसमें जो प्रोडक्ट लगते हैं उस प्रोडक्ट का भी हमने क्वालिटी का कंट्रोल करवाया है। तो अगर जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट लगते होंगे उनका भी जो है हमने क्वालिटी कंट्रोल लगाया है, मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करने का कुछ कराया है जिसमें कॉस्ट आ गई है। तो इस प्रोडक्ट पर जितनी भी हमने क्वालिटी को कंट्रोल करवाया है तो जितनी भी कॉस्ट होगी वो भी जो है इसमें आ जाएगी। तो ये था 10th वाले आइटम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और इसमें जो है ये 3 आइटम्स ही आएंगे, और इसको तो वैसे भी नाम से क्लियर है, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, इसमें क्वालिटी कंट्रोल आ गया, इसमें क्वालिटी कंट्रोल आ गया, तो जहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल आए वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद 11 लिखिए, 11 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखते हैं पहले, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट insert incurred for the improvement, for the improvement of process, comma system, comma product
और सर्विसेज। मतलब कुछ नहीं, नाम से क्या क्लियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई हमने रिसर्च कराई, हमने कोई डेवलपमेंट कराई, उसकी कॉस्ट जो है वो भी आ जाएगी। तो इट रिप्रेजेंट दी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो कि इंसर्ट या इनकर्ड मतलब जो लगी है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस सिस्टम प्रोडक्ट सर्विसेज। हमारा कोई प्रोसेस है, हमारा कोई सिस्टम है, हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, तो इन सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉस्ट लगी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी वो लिखते हैं नीचे। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वो जो नीचे लिखा है वो सारा इसमें चीज़ जो है वो इसमें आ जाएंगी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो लिखिए, पहला, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मतलब हमारा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट ही है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको हमने जो सैलरी दी है वो इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब अगर कोई हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दी है किसके लिए, कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या है वो इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब हमने एक न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की रिसर्च कराई या उसका डेवलपमेंट कराया, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं है अभी, ख़त्म हो गया, तो इतना ही था। मतलब तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो वो सारी जो कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में। अब नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, ट्वेल्थ या 12, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा 12, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसे भी हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले, इट रिप्रेजेंट्स, it represents the cost of administration overheads
which are related to production activity, related to production activity। मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मतलब कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑफिस, है ना, ऑफिस। तो अगर कोई ऑफिस संबंधित, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन कौन सा है ऑफिस वाला एक्सपेंस, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब हमारी कोई ऑफिस है, तो वो नहीं आएगा इसमें, उसके लिए अलग है, वो अलग आइटम है। इसमें कौन सा आएगा, जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अगर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है कोई ऐसा एक्सपेंस, तो वो आएगा इसमें। अब देखते हैं कौन कौन सा आएगा, नीचे लिखते हैं, लिखे नीचे। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो हम नीचे लिखेंगे वो इसमें आएंगे। तो पहला लिखिए, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। अब मैनेजर है, तो मैनेजर यहीं तो बैठेगा नहीं, उसके लिए ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना, ऑफिस बनाना पड़ेगा तो वहां बैठेगा। लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला मैनेजर। तो अभी कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वहीं तो होगा, जहाँ प्रोडक्शन हो रही होगी वहीं तो होगा। तो वहां पे होगा। तो अगर वहां पे रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन है यहाँ पे। तो अगर उस सैलरी दी जा रही है उस मैनेजर को जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, तो वो तरह की जो सैलरी होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। वही, अगर कोई फैक्ट्री वर्क या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने कोई एक्सपेंस पे करा है, कोई कॉस्ट पे करा है, तो कहाँ पे आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा और लास्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। मतलब वही, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, वही प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही तो ऑफिस होता है ना। तो और लेकिन कौन से हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन हो रही है, उसमें जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे, वो इसमें आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आइटम लिखते हैं। ये वाला खत्म हो गया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद 13, 13 लिखिए, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, क्रेडिट फॉर रिकवरीज स्लैश स्क्रैप स्लैश बाई प्रोडक्ट स्लैश मिसलेनियस, मिसलेनियस इनकम। हाईलाइट कर लेना इसे। लिखते हैं पहले इसके बारे में। इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स
the amount of sale realized by selling the waste realized by selling the waste which originates which originates during the during the manufacturing process। मतलब पहले क्या, क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट मिसलेनियस इनकम, मतलब कि स्क्रैप रिकवरी हो गई, बाय प्रोडक्ट मतलब कि वही वेस्ट, मिसलेनियस इनकम ऐसी इनकम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो अमाउंट जो कि हमको मिला है सेल करके। अब क्या सेल करा है हमने, हमने सेल करा है वेस्ट, हमने क्या सेल करा है, वेस्ट, स्क्रैप। अब वो वेस्ट या स्क्रैप कहाँ से आया, हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही थी, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी अब रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल्स जो है उससे क्या हो रही है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकता है कोई थोड़ा मोटा जो मटेरियल है वो नीचे गिर जाए, थोड़ा तो वेस्ट होता ही है। तो उस वेस्ट को हमने सेल कर दिया, अब उस सेल से हमको पैसे मिल गए, तो वो पैसे क्या हो गए, स्क्रैप। तो उसका मतलब वही वाला अमाउंट है जो हमको वेस्ट बेच के मिल गया। अब इसके नीचे लिखिए, बाय प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ relatively small value which emerged which emerge incidentally incidentally in the in the course of manufacturing in the course of manufacturing the main product, full stop, there are these are secondary or subsidiary products, these are secondary or subsidiary products, having small value, having small value। तो इसका मतलब क्या है कि बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, तो कभी कभार हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसको बनाते समय कुछ और भी बन जाता है। तो इसका जो पॉपुलर एग्जांपल मिल्क है, क्या है पॉपुलर एग्जांपल मिल्क, कि दूध से अगर हम कोई कुछ चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दूध से हमको क्या निकालना है, हमको पनीर बनाना है या हमको घी बनाना है, तो कुछ बच जाता है लास्ट में। अगर घी बनाते हैं, अगर हमको दूध से घी बनाना है, तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा चूरा चूरा सा बच जाता है, उसको हलवा बन जाता है उसका। तो क्या हो गया, वो बाय प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो कि इंसिडेंटली बन गया। जब हम अपना मेन प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमने क्या बनाया, घी, नीचे थोड़ा बच गया तो उसका हलवा बना दिया, तो वो इंसिडेंटली बन गया। जब हम मेन प्रोडक्ट बना रहे थे तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। लेकिन उसकी क्या होती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, उसकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। दीज आर सेकेंडरी या सब्सिडरी प्रोडक्ट, इनको सेकेंडरी
या सब्सिडरी प्रोडक्ट कहते हैं, जिनकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते इंसिडेंटली बन जाते हैं अपने आप, तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग एन इनकम, बीइंग एन इनकम and not the cost, it is deducted, it is deducted from the cost and not added, अब हमने वो प्रोडक्ट बेच दिया तो हमको सेल कराना, हमको इनकम ही तो मिली, हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उसमें हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, और ये हमारी इनकम है और हम निकाल रहे हैं कॉस्ट। तो तो इसलिए बीइंग एन इनकम, क्योंकि इसका नेचर एक इनकम है, एक इनकम नेचर की तरह है, और ये कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसको डिडक्ट कर देते हैं हम कॉस्ट में से, हम इसको कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते हैं और ऐड नहीं करते, क्योंकि हमारी इनकम है, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट में से हम जो है अपना ये जो है माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारी और कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या था कि इनकम है, इसलिए उसको क्या करते, ऐड नहीं करते, हम कॉस्ट निकालते हैं और ये इनकम है, इसलिए इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते, इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो डिडक्ट को भी आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। तो इस क्लास में हमने 13 पॉइंट तक कर लिया, 13 आइटम तक कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम 14th आइटम स्टार्ट करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जिसका नाम है पैकिंग कॉस्ट। जिसका नाम क्या है, पैकिंग कॉस्ट, मतलब कि पैकिंग हम करते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसकी जो कॉस्ट आती है वो। तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हमने 13 पॉइंट तक कर लिया, आपने भी नोट डाउन कर लिया होगा, आपको भी साथ साथ जो है नोट डाउन करते जाना है और लर्न भी कर लेना। तो इस क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए ठीक है, राधे राधे।